नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, यूट्यूब पर बेहद यूनिक क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं अप्रैल महीने के करंट अफेयर, जिसमें आपको सब कुछ मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्योंकि अप्रैल माह की अब तक की टॉप सुर्खियां जो परीक्षा में प्रश्न बनकर आएंगी और लगातार हमारी क्लासेस से आ रहे हैं, तो साथियों इस क्लास को एंड तक आप देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। भारत में हो रही सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको पूरी क्लास एंड तक देखना है। निसंदेह आप एक बार जब क्लास को देखेंगे तो लगेगा हाँ कि एग्जाम में आने वाली चीजें हम छोड़ के जा रहे थे, इसलिए हमें इस क्लास को पूरा देखना चाहिए। तो एग्जाम में आने वाली है और निसंदेह आएगी। परीक्षा पैटर्न के अनुरूप समसमाएगी। अप्रैल माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर पूरा देखिए, छोड़ के मत जाइएगा। और प्रश्न की जब क्वालिटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेहतरीन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए देखते हैं क्या रही इस पूरे माह की सुर्खियां जो आपके एग्जाम में, परीक्षा में जो है पेपर में क्वेश्चंस का रूप धारण करने वाली हैं, उनके बारे में आप देखिएगा। एक एक करके पेन पेपर उठाइए, सभी न्यूज का एनालिसिस होगा, पूरी तरह से आपको मजा आएगा। क्लास में बोरिंग भी नहीं लगेगी और पूरा क्वेश्चंस भी आपको हम याद कराएंगे। आप खाली क्लास को देखते चलिए। साथियों, असम सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 15,000 मासिक पेंशन देने का किया ऐलान। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था और उसी आपातकाल में जो लोग जेल गए थे उनको जो है 15,000 रुपये पेंशन देंगे। हिम्मत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्हें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों आगे देखिए, अति महत्वपूर्ण न्यूज है। लिंक्डइन के अनुसार भारत में काम करने के लिहाज से 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के नाम किए जारी। पहले स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अति महत्वपूर्ण है। साथियों देखिएगा इसको, अगली न्यूज। और ये तो न्यूज एकदम सबसे टॉप है, परीक्षा में छपने वाली। भारत ने चीन को पछाड़ जनसंख्या के मामले में पहुंचा नंबर 1। पूरी न्यूज आप कवर करिए। साथियों देखिए कि जो बढ़ती हुई आबादी है पूरी दुनिया के लिए समस्या है और ये भारत के लिए खुशी की बात नहीं है, ये जो है एक प्रकार से गम की ही बात है। लेकिन इस फिर भी ये न्यूज है और एग्जाम में छपेगी, अति महत्वपूर्ण होगी। साथियों टॉप 10 आप देशों के नाम जान लीजिए। आप जानते हैं कि भारत जो है पहले स्थान पे है, अब दूसरे स्थान पे आ गया चाइना, तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा यूएसए और चौथे स्थान पे कौन मिलेगा आप हमें जो है कमेंट करके बताइए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसको दिया है कि जो इंडोनेशिया है। साथियों इंडोनेशिया जो है चौथे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। टॉप 5 को तो आपको याद रखना है, नंबर 1 पे भारत, 2 पे चीन, 3 पे अमेरिका, 4 पे इंडोनेशिया और 5 पे पाकिस्तान। ठीक है, 5 पे आ जाएगा पाकिस्तान आबादी के मामले में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अति महत्वपूर्ण सेशन है। और देखिए कि भारत की आबादी इस समय 1 अरब 40 करोड़ 28 लाख हो चुकी है। ठीक है, और चाइना की जो आबादी है वो 1 अरब 40 करोड़ 25 लाख है, मतलब वो हाँ 25 लाख है। और हम लोग कितना आगे हो गए हैं, तो 25 लाख में आप देखिए 3 लाख आबादी हमारे यहाँ की ज़्यादा हो चुकी है। जो अभी ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का एक खुलासा हुआ है। तो साथियों प्रश्न याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एकदम लगा के रख लीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो हमारा प्यारा भारत है। हम दो हमारे दो कहने को हैं, लेकिन यहाँ हम दो हमारे 11 होते हैं, इसे भी आप देखिएगा। और कई जगह जो है आप देख रहे होंगे। बस साथियों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए प्रारंभ किया जूस मिशन जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। पूरी जो है इसकी एक एक चीज के बारे में बताएंगे, बिल्कुल आप जो है क्लास को देखिए। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना घाना। इसे भी याद रखिएगा कि मलेरिया के वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है। भारत पहली बार करेगा वैश्विक बौद्ध बैठक की मेजबानी। 21 व 22 अप्रैल को नई दिल्ली में होगी आयोजित। इसके बारे में हम बताएंगे साथियों, आपको मजा आ जाएगा। पहली बैठक इसकी जापान में हुई थी, इसे भी आप जो है याद रखिएगा, क्योटो में हुई थी। आजीवन कारावास सहित 64 आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के केसी राव। भाई साहब केसी राव जो तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर हत्या का प्रयास, आजीवन कारावास सहित 64 मुकदमे लंबित हैं और इनका ट्रायल चल रहा है। और ये भाई साहब मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे हमारे अरविंद केजरीवाल जी पूछते हैं प्रधानमंत्री की डिग्री बताओ। यार ये तो देखो पहले कितने अपराधी पड़े हुए हैं, और आपको डिग्री ही देखना है तो हमारे असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा की देखिए कि वो पीएचडी वाले जो है सीएम है। और वहीं पे आप देखिए महाराष्ट्र में 10वीं पास भी सीएम है एकनाथ शिंदे, जो मात्र 10वीं पास है। झारखंड के शिबू सोरेन से मिली वो 12वीं पास है। आपको सबके बारे में बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से पूरी क्लास को एंड तक देखिए। जोश भी आएगा, जुनून भी आएगा और साथियों पूरा मजा भी आएगा। करंट से आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर बहुत ही लाजवाब होता है। लोग अभी वर्तमान में क्या है देखिए, हमारे देश की सबसे जो है गरीब मुख्यमंत्री है ममता दीदी, ममता बनर्जी जी को आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और ये अभी क्या है भाई साहब, मात्र 15 लाख रुपए इनके
के पास पैसा है। और हमारे यहाँ जो हवलदार लोग हैं, ये हवलदारों के खाते में भी 15 लाख से ज़्यादा है, और यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पास मात्र 15 लाख है। ये कितना अनबिलीवेबल है वाकई में, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। और सबसे अमीर जो है मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी, जिनके पास साथियों 510 करोड़ रुपए है। अब भाई साहब क्या बात है, ये जो है जगन मोहन रेड्डी साहब को बधाई हो। अगली न्यूज़ देखिए साथियों, देश के सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री बने PhD डिग्रीधारी हिम्मत बिस्व शर्मा। सबसे कम पढ़े लिखे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मात्र 10वीं पास। दोनों लोगों को जान लीजिए कौन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जब आप हिम्मत बिस्व शर्मा के पास जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे कहाँ पे, असम में। असम में जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आपको मिल जाएंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को भी याद रखना है, जो अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है भाजपा की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बने हैं, इन्हें भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, देश के सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री बने PhD डिग्रीधारी हिम्मत बिस्व शर्मा। इसको आपने देखा साथियों। तुर्की ने लॉन्च किया दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत। साथियों एग्जाम में छपेगा, एकदम छाप लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन जिसका नाम है TCG अन्नादोलू को आप याद रखना है। ये जो है तुर्की का पहले नाम क्या था, इसका नाम तुर्की था, अभी इन्होंने भाई साहब कर लिया है तुर्की, ठीक है। तो ये तुर्की जो है अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत लॉन्च किया है जिसका नाम है TCG अन्नादोलू। पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान होगा, इसे दिमाग में एकदम बैठा के रखना है। अगली न्यूज़ देखिए साथियों, छपने वाली न्यूज़ 100% एग्जाम में आएगी। 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 में राजस्थान की नंदिनी गुप्ता बनी फेमिना मिस इंडिया 2023, इसे आपको याद रखना है। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी? हमारे राजस्थान की गुप्ता जी। कौन? अपने गुप्ता जी की लड़की नंदिनी गुप्ता, ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। भीमराव अम्बेडकर की देश की सबसे ऊंची 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ लिया जाए कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो आंध्र प्रदेश से बना हुआ है, इसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिए भाई साहब, तमिलनाडु के प्रसिद्ध कंबम पनीर थ्रच्चाई को मिला GI टैग का दर्जा। भाई साहब ये थ्रच्चाई को ही अंगूर कहते हैं, हम जो है तमिल में वो है ना पनीर थ्रच्चाई जो है अंगूर है, और इसको जो है GI टैग मिला है, इसे आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए सुंद राजा आम को जो GI टैग मिला है ये कहाँ का आम है, तो ये मध्य प्रदेश का आम है भाई साहब, मामा की नगरी वाली, बहुत फेमस है, इन्हें आपको याद रखना है साथियों। कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित हुए 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदक जीते। कुश्ती में टॉप पर रहा कजाकिस्तान। आप देखिए पूरी लिस्ट आप एक बार यहाँ देख लीजिए कि हमारे भारत को क्या मिला, कितना गोल्ड मिला, कितना क्या मिला, सारी जानकारी आपको एक साथ आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए ये चैंपियनशिप है और इसमें इतने लोगों को तो आपको कम से कम याद रखना चाहिए। टॉप 10 हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये चैंपियनशिप है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। और आप देखिए इंडिया ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, 3 जो है सिल्वर जीता है और 10 ब्रोंज जीता है, टोटल 14 मेडल जीते हैं। और कजाकिस्तान इसमें 7 गोल्ड मेडल के साथ में 20 गोल्ड मेडल, मतलब टोटल मेडल 20 पाया है, और 20 पदकों के साथ में पदक तालिका पर पहले स्थान पर है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान के में आयोजित हुई थी, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। कजाकिस्तान के इस्ताना में इसका आयोजन हुआ था। अब ये चीज़ें आपको याद रहेगी। IMP प्रश्न है साथियों, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, उस चैंपियन के बारे में। साथियों जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है साथियों, इसके बारे में आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और CG एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल छपने वाले प्रश्न, और ये आदिवासियों के उत्थान और के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो साथियों इसमें है क्या कि इसमें इन्होंने क्या दिया है, तो इसको एक बार आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये आपकी है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। इसमें आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देख पा रहे होंगे। मिलेगा क्या साथियों, इसमें आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। जो अनुदान राशि कितनी होगी आपसे पूछा जा सकता है, तो बता दीजिएगा। 10,000 अनुदान राशि होगी, 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 5-5 हज़ार की, ये साथियों 13 अप्रैल को दी जा चुकी है 1840 ग्राम पंचायत में बस्तर संभाग की। जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतें हैं उन्हीं को मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कथन के रूप में भी साथियों CG SI मेंस और PSC में आ सकता है, ठीक है। तो CG PSC और मेंस
वाले तो बिल्कुल इसको ध्यान में दीजिए। ठीक है, अमेरिका वित्त वर्ष 22-23 में बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अति महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों कि हमारा इससे पहले तक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन हुआ करता था, लेकिन अब आ चुका है अमेरिका। हमारा जो है 2022-23 में अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हम आयात भी अमेरिका से ज़्यादा करते हैं और निर्यात भी अमेरिका को ज़्यादा ही करते हैं। इसी तरीके से तो व्यापार सबसे बड़ा साझेदार बना है। 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए दुनिया भर में मनाया गया विश्व विरासत दिवस अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कितने रेलवे स्टेशनों को जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 4। इसके बारे में भी बताएंगे, उनके नाम भी आपको बताएंगे। मैल्कम आदेश एशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित होंगे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक। इन्हें आप जो एक बार जो देख लीजिए कि मैल्कम आदेशिया पुरस्कार साथियों 2023 से सम्मानित होंगे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक जी हैं। इन्हें आपको याद रखना है। भाई साहब साड़ी से तो बिल्कुल लग ही रहा है कि महिला है, नहीं तो आदमी जो है पुरुष समझने गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये दोस्तों महिला है, इनके बालों को देखकर तो आदमी पुरुष ही सोचेगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब बालों पे मत जाइए भाई साहब, बाल और गाल नहीं देखना है। देखना क्या है, ये जो है कि इनको मैल्कम आदेश एशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है उत्सा पटनायक जी। ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च हुआ भाई साहब। इन्होंने एलन मस्क वाले उपग्रह से इसको लॉन्च किया है, इसे भी आपको याद रख लेना है साथियों। क्या हुआ है, केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है तैफा, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आ सकता है भाई साहब। भारत में होने वाले संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भाई साहब। यही सबसे स्मार्ट मंत्री हमको पाकिस्तान में दिखते हैं भाई साहब, बाकी तो सब वैसे लल्लू पंजू ही लगते हैं, लेकिन ये जो है भाई साहब स्मार्ट लगते हैं। जहाँ जाते हैं पाकिस्तान को बढ़िया से जो इज्जत दिलवा के आते हैं, खूब लोग हंसते हैं। देखिए, तमिलनाडु के मंदिर में 1100 साल पुराना मिला उत्तरा मेरुरु शिलालेख जो 907 ईस्वी के चोल राजा परांतक से संबंधित है। मोदी जी ने किया दौरा। साथियों देखिए, ये जो आपको ये शिलालेख दिख रहा है साथियों, अति महत्वपूर्ण शिलालेख है जो कि हमारे भारत का शिलालेख है और ये तमिलनाडु के मंदिर में 1100 साल पुराना शिलालेख है। आप इसको यहाँ देख पा रहे होंगे, इसको हम आपको थोड़ा जूम करते हैं। और साथियों देखिए कि 907 ईस्वी में जब इस प्रकार के जो है पत्थरों में शिलालेख अंकित करवा दिए जाते थे, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरे शिलालेख अंकित हैं। और कितनी दूर में अंकित है इसको भी आप देख लीजिए कि साथियों ये देखिए पूरे मंदिर की बाउंड्री में, यहाँ से लेकर चले जाइए वो वहाँ तक भाई साहब, यहाँ पे पूरे ये जो है एक राजा के उन्हीं के आदेश हैं। इसमें आप देखिए लोकतंत्र का उदाहरण हमारे देश में बहुत समय से, और मोदी जी ने इसका दौरा किया है। इसलिए ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के मंदिर में 1100 साल पुराना उत्तरा मेरुर शिलालेख किससे संबंधित है? चोल राजा परांतक से संबंधित है। मोदी जी ने यहाँ पे दौरा किया है। ये मंदिर देखिए भाई साहब, चोल काल में बनी मंदिर एकदम प्रसिद्ध है। इतनी वीआईपी और महान मंदिर देखिए भाई साहब कि अभी इसको बनाने में आप सोचो को अरबों रुपए और कितने साल लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अति महत्वपूर्ण से। साथियों अगला प्रश्न आप देखिए, कैदियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला महाराष्ट्र बना यूपी के बाद। जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि यूपी के बाद महाराष्ट्र बन गया है ड्रोन से। ठीक है, अभी जेल की निगरानी ड्रोन से करेंगे। और अभी एक न्यूज छपी थी साथियों जहां पे 5 कैदी जो है म्यांमार बर्मा वाले भाग गए हैं। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अति महत्वपूर्ण हो गया कि कैदियों पर ये साथियों क्या है, नज़र रखने वाला। ठीक है, यहाँ पे नजर हो गया है, ये कैदियों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला महाराष्ट्र बना यूपी के बाद दूसरा राज्य। अति महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह बने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एकदम छपने वाला है, पूछ लिया जाए पहले कौन थे, तो पहले रावत साहब को हर बच्चा जानता है, बिपिन रावत साहब थे पहले CDS। और उसके बाद दूसरे कौन बने, अनिल चौहान जी बने थे। और अनिल चौहान के बाद में अनिल चौहान का स्थान लेंगे हमारे तीसरे CDS आप देख रहे हैं जो है रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह। इन्हें आप जो है ध्यान से एक बार देख लीजिए, इनका नाम है संदीप सिंह। और बताइए ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि नहीं आते हैं भाई साहब? ये देखिए रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में। आप देखिए कि जो अक्टूबर में जो है नियुक्त हुए थे, कौन नियुक्त हुए थे, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, अक्टूबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए जनरल
अनिल चौहान का स्थान लेंगे। कौन स्थान लेगा? तो संदीप सिंह भाई साहब आ रहे हैं स्थान लेने, और ये जनवरी में वायुसेना के उप प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ये सेवानिवृत्त अधिकारी अब हमारे देश के CDS होंगे। ठीक है भाई साहब, भारत बना दुनिया का सबसे आबादी वाला देश। इसमें महत्वपूर्ण हमने इसको इसलिए लिया है कि 15 से 64 वर्ष की आयु में 68% आबादी हमारे भारत की है। तो जो है भारत भी बूढ़ों की कैटेगरी में जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी 68% आबादी है और इनकी 1% ज़्यादा है, 69% है आपके चाइना की। ठीक है भाई साहब, समझ रहे हैं कि जब चाइना की आबादी यहाँ तक है तो आपको समझ में अब आ जाना चाहिए कि ये बिल्कुल सत्य है कि जनसंख्या नियंत्रण सरकार को लाना ही चाहिए। साथियों, ये आप देखिए अप्रैल माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उसके प्रश्नोत्तर। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चोल राजा परांतक प्रथम 907 ईस्वी से 953 ईस्वी का उत्तरा मेरू शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न में आ सकता है, जो कि मोदी जी ने यहाँ का दौरा किया है। तो ये बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको। अगला प्रश्न देखें भाई साहब, अगर इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर ऑप्शंस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लें तो ऑप्शंस में दिया गया है सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसे भी आपको याद रखना है। थेपाकांडू पार्क दोस्तों, हाथियों का वो पार्क जहां पे आप जो है देखते हैं कि जो हमारी मूवी जिसको मिला है ऑस्कर अवार्ड, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों वो हाथी जो आपने उसमें देखा था, जिसकी डायरेक्टर पुनीत मोंगा हैं और गुंजाल बिस्की जी हैं, इन दोनों को आप याद रखिएगा। थेप्पाकंडू तमिलनाडु में स्थित है, ये पार्क वहाँ हाथियों वाला स्थित है, और वहीं के हाथी को जो है जो द एलिफेंट विस्पर्स में दिखाए गए उनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। और किसको ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो आप फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू, जिसके आप जानते हैं कि उस गाने के रचयिता कौन है? MM किरवानी, आपको याद रखना है। MM किरवानी को बेस्ट कंपोजर के लिए उस नाटू नाटू गाने को क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैकुंठ पेरुमल मंदिर हो जाएगा। ये अब आपको दिमाग और ध्यान दोनों में रखना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हाल ही में चर्चा रहे थाबे महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया साथियों? तो इसको बता दीजिएगा कि गोपालगंज बिहार में किया गया है थाबे महोत्सव। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आप जान ही रहे हैं कि अतीक अहमद जो है मर्डर केस एकदम जो है बहुत टॉप पे चल रहा है और पूरे देश में इसकी न्यूज चल रही है साथियों। तो अतीक अहमद और उनके भाई को जो है पुलिस परीक्षा में जो है गोली मार दी गई है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा साथियों। बात बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया था साथियों? अति महत्वपूर्ण IMP दिवस हो जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। अभी हाल ही में कब मनाया गया इसको कमेंट बॉक्स में छापिए। और पहली बार हम बताते हैं जब हम लोग पैदा हुए थे साल 1989 में, तो पहली बार हीमोफीलिया दिवस बनाया गया था साथियों। आपसे पूछ लिया जाए हीमोफीलिया होता क्या है भाई साहब? तो ये जो हीमोफीलिया रोग होता है साथियों, इसमें जो हमारा रक्त का थक्का बनता है, तो क्या होता है रक्त की क्लॉटिंग क्या होती है, वो अच्छे से बन नहीं पाती है। फिर रक्त स्राव क्या होता है, अगर कोई चोट लग जाती है तो खून बहना बंद नहीं होता है। और इसी पे अपना जीवन खपाने वाले उस व्यक्ति के जन्म दिवस पर ही आप देखिए कि पहली बार विश्व हीमोफीलिया दिवस 1989 मनाया गया था, इसे आपको याद रखना। अब आप हीमोफीलिया भी समझ चुके होंगे। भारत ने साल 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है साथियों? आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो है साझेदार हमारा कौन है? सबसे बड़ा साझेदार, व्यापारिक साझेदार एग्जाम में छपेगा जो है कौन है? USA है। और हमने सबसे ज़्यादा निर्यात कितने मूल्य का किया है? तो 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का किया है, इसे आपको याद रखना है साल 2022-23 में। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो हमने इसको जो क्वेश्चन में लिया है अमेरिका है, और इससे पहले चाइना हुआ करता था, इसे भी दिमाग में रखना। लेकिन अब चाइना नहीं है और अब आ गया है अमेरिका, इसे भी दिमाग और ध्यान में रखना है। रूस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे देखिए, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? अति महत्वपूर्ण, चूंकि कोनराड संगमा और नेफी रियो में कंफ्यूजन हो जाती है, तो कोनराड संगमा को याद रखिएगा, ये मेघालय के हैं। ठीक है, ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। ये जो है तीसरी बार बने हैं, लेकिन ये 5वीं बार बने हैं नेफी रियो को आप याद रखिएगा, ये जो है आपके नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी को आप जानते हैं कहाँ के हैं भैया? तो पुष्कर सिंह धामी हमारे UK के जो है मुख्यमंत्री हैं। UK का मतलब हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते, उत्तराखंड किस राज्य से आया है? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना हुआ है। प्रमोद तिवारी जी की बात कर लेते हैं भाई साहब। तो उत्तर प्रदेश में लगातार 7 बार विधायक रहे और अब ये राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खाली 2 सीट मिली थी, एक इन्हीं प्रमोद तिवारी जी की पुत्री सोना
है ये मोना जी ने जीता था, जो है मोना मिश्रा, आराधना मिश्र मोना ने, तो इसे आप याद रखिएगा। तो 2 ही सीट कांग्रेस को मिली है, 1 सीट प्रमोद तिवारी की जो है पुश्तैनी सीट है उस पर इनकी पुत्री जीती है, ठीक है। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इनके पुत्र ने क्या है डेब्यू किया है, और अपने डेब्यू में ही तेंदुलकर साहब के पुत्र ने 1 विकेट लिया है, और 5 रन तेंदुलकर ने भी आईपीएल में दिया था, और 5 ही रन दिया है जो है इनके पुत्र ने भी। तो दोस्तों क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले तेंदुलकर की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो ये वानखेड़े स्टेडियम में लगाई जाएगी, इसे आपको याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। 28वें महालेखा नियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया साथियों? तो ये राजीव कुमार, आप जानते हैं कौन है, ये हमारे निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे, इनके बारे में तो आपको जानना है, निर्वाचन आयुक्त हो गए। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? एकदम कमेंट में आप बताइए। एस दुबे कौन से हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये नियुक्त किए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और भारती दास के बारे में भी कमेंट बताना है, कमेंट में आप इसको छाप दीजिए। आइए हम आपको आगे बताते हैं। 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भाई साहब 35वां बसंत महोत्सव आपको ऑप्शन देख के नहीं लगेगा कि हरियाणा में मनाया जा सकता है, लेकिन हरियाणा में ही मनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, खट्टर जी को आप बिल्कुल दिमाग में, मनोहर लाल खट्टर को याद रखना है, भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री हैं। जगदलपुर के लालबाग में आयोजित भरोसे का सम्मेलन अति महत्वपूर्ण है में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना क्या है? साथियों ये आदिवासी पर्वों एवं त्योहारों की गरिमा में आयोजन के लिए बिल्कुल सही है। 13 अप्रैल 2020 को 1840 गाँव में को ये पहली किस्त 5-5 हज़ार की दी गई है। प्रति साल मिलेंगे अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए। इसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखिएगा। और इसके मुख्य नोडल अधिकारी जो होंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। तो उक्त सभी कथन सही हैं मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान योजना के लिए। ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ऑप्शन 5 इसमें आपका सही हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुए 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदक विजेताओं में स्वर्ण पदक विजेता निम्न में से कौन है? ये कौन भाई साहब है? अमन सहरावत भी गए थे, रुपिन भी, निशा भी गई है, अनिरुद्ध भी, ये सभी लोगों ने जो पुरस्कार जीता है। लेकिन ये एक व्यक्ति हमारे हैं अमन सहरावत जी, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और बाकी सब ये सिल्वर गोल्ड वाले हैं, ये एग्जाम में आएंगे नहीं, ठीक है भाई साहब। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा ये भी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल 14 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण पदक जीता है, उसको अमन सहरावत ने जीता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल भी याद रखना, 1 स्वर्ण पदक भी याद रखना। बस साथियों अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है, चूंकि अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो है नई आ चुकी है, ठीक है। ये 58वें फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन थी? तो ये भैया सीना शेट्टी थी। और पूछ लिया जाए 2023 की विजेता कौन है, तो बता दीजिएगा नंदिनी गुप्ता जी हैं। ये अभी राजस्थान की रहने वाली हैं, और राजस्थान में जो है ये रहते हुए नंदिनी गुप्ता जी को क्या मिला है? ये 28वें फेमिना मिस इंडिया 2022 ये मिस इंडिया चुनी गई हैं। ये भारत की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन हमारी जो है अभी ये मिस हैं। आप जो है आगे बढ़िए, और आगे हम देखते हैं क्या है। 71वें संस्करण में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? साथियों ये जो नंदिनी गुप्ता हैं अब ये कहाँ जाएंगी? मिस वर्ल्ड में भाग लेने जाएंगे। देखते हैं विश्व सुंदरी बन पाती हैं कि नहीं नंदिनी जी। और नंदिनी जी 71वें संस्करण में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भैया संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यहाँ पर नंदिनी गुप्ता भारत की जो सुंदरी हैं अभी विश्व सुंदरी के लिए जो है उस इवेंट में भाग लेंगे। देखते हैं भारत को मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन यार मैं जिस को पढ़ा देता हूँ भाई साहब जिसको, और ये मुझे पूरी आशा है कि अब की बार क्या है ये जो है हमारी घोषणा आप सुन लीजिए, नंदिनी जो है विश्व सुंदरी बनने वाली है, ठीक है। नंदिनी क्या बनेंगी? नंदिनी विश्व सुंदरी भी बनेंगी 71वें संस्करण मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। ये पूरी हमें आशा है, क्योंकि हमने फिल्म RR को नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने के लिए बिल्कुल अपने चैनल पे उसको मिलने से पहले बताया था। आप वो वीडियो देख लीजिएगा जो है मार्च वाला, उसमें आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, नंदिनी को याद रखना। अभी नंदिनी क्या है 2023 की फेमिना मिस इंडिया है, और नंदिनी जो है विश्व सुंदरी भी बनेंगी 71वें संस्करण में। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। BPS के माध्यम से इनबाउंड क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान की पेशकश करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भाई साहब अब आप ओमान में जाएंगे ना, तो ओमान में जाके भी आप जो है अपने ATM से जो है पैसा यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, ये सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये काम करने वाला कौन सा है भैया? तो ये जो बैंक है भाई साहब इसका नाम क्या है? ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इनमें से कौन सा है? तो भाई साहब इनमें से कौन सा है? इस ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं इनमें से एक भी नहीं है, इसे आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये रख लीजिए। अच्छा वो है कौन सी बैंक? तो आइए उस बैंक के भी बारे में बताएंगे। आप ऐसे जो है क्लास में बने रहे। इस प्रश्न का पूरा उत्तर हम विद फोटो आपको देंगे, ठीक है। उन जो है 49वें
ये 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया भाई साहब? तो ये देखिए, अभी हमने आपको जो है जो पूछा था, ये 49वें फेमिना मिस इंडिया का आयोजन, जिसमें नंदिनी गुप्ता क्या है, भारत की सुंदरी बनी है, इन्हें आप याद रखिएगा। इसका आयोजन मणिपुर में हुआ है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार किसी पूर्वोत्तर के जो है क्षेत्र में ये जो है आयोजन किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मणिपुर में इसका आयोजन किया गया, जो है 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भाई साहब? तो अति महत्वपूर्ण है, बोडोलैंड का आयोजन असम में किया गया। ठीक है भाई साहब। और केरल बिहार के चक्कर में आप मत रहिए इस ऑप्शन के लिए। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण साथियों, 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप देखते हैं मुंबई से ठाणे के बीच में 18 अप्रैल को जो हमारी पहली ट्रेन चली थी भाई साहब, तीन इंजन उसमें लगे थे। ठीक है, तो ये जो इंजन लगे थे भाई साहब, वो भाप, अगर पूछ लिया भाप वाला इंजन कौन सा है जो भी काम कर रहा है, तो दुनिया का पहला है ये फेरी क्वीन को आप याद रखिए, ये भी कार्य कर रहा है। ठीक है, और अभी हमारे राजस्थान में ये चलाया भी जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला ये भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन ट्रेन चली थी। दोस्तों, फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी भाप वाला इंजन है, जेम्स वाट वाला, जो नई दिल्ली और राजस्थान में अलवर के बीच आज भी चल रहा है। इसे आपको याद रखना है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेलवे स्टेशनों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है सूचित किया गया है? याद रखना, मात्र 4 हैं। ऑप्शन 1 में दिया गया है जो है कि हमारे 4 रेलवे स्टेशन विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। कौन कौन से हैं आइए उनको भी हम बताते हैं साथियों। वो कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे स्टेशन, नीलगिरी पर्वत रेलवे स्टेशन, मुंबई सीएसटी और एक कालका शिमला रेलवे स्टेशन। ये चारों रेलवे स्टेशन को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसे थोड़ा सा दिमाग में रखना है। पूछ लिया जाए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण आप कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? तो बता दीजिएगा 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। ये आपको याद है। ठीक है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो हमारी सबसे गरीब मुख्यमंत्री, अब आपको याद आ गई होंगी, हमारी सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो भैया मुख्यमंत्री भी सबसे गरीब ममता दीदी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाएगा तो आप बता दीजिएगा इंदिरा गांधी जी हैं। पहली राज्यपाल के बारे में पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा सरोजिनी नायडू हैं। अब यार बछेंद्री पाल को आप कमेंट करके नहीं बता सकते हैं कि क्या है, इसको जरूर बताइए, कमेंट करिएगा, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। दोस्तों, देश के विभिन्न भागों में बसंत फसल का जो उत्सव मनाया जाता है, देखिए असम में यही फसल बिहू के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। यहीं से आप देखते हैं कि सिख धर्म का नववर्ष भी चालू हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और असमिया बिहू, दोस्तों ये बिहू से ही देखिए असमिया नववर्ष प्रारंभ होता है। केरल में बिशु मनाया जाता है और तमिलनाडु में पुथुंडू मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ये बसंत का त्यौहार जो बिहू, लोहड़ी, बिशु, पुथुंडू दिखता है, ये अति महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं साथियों। ये जो हमारा लोहड़ी है, लोहड़ी और बैसाखी प्रत्येक साल अप्रैल में आती है और भारत में बसंत की शुरुआत इससे होती है, आप जानते हैं। बैसाखी से ही सिख नववर्ष की शुरुआत होती है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। वो 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में योद्धाओं ने खालसा पंथ की स्थापना या उसका प्रतीक माना जाता है, उसके गठन का प्रतीक माना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है भाई साहब। ठीक है, और आपको अभी याद होगा कि जो भी एक खालसा शरबत, ठीक है, खालसा शरबत का आयोजन, वो जो आदमी भगा हुआ है उसका नाम क्या है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए, खालसा शरबत। ठीक है, ये खालसा शरबत का आयोजन करने के लिए वो मांग किए थे खालिस्तानी समर्थक भाई साहब। तो वो जो मांग किए थे वो दोस्तों, ये शरबत ऐसा होता है कि दुनिया भर के जो सिख समुदाय के लोग इसमें आते हैं और भारत में कुछ दिन के लिए इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, 1984 के दंगों के बाद से। ठीक है, आगे देखिए, बोहांग बिहू या रोंगोली बिहू, इसे असम में नववर्ष कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाएगा? अभी हमने आपको बताया कि असम का नववर्ष इसी जो है बोहांग या रंगोली बिहू जो अभी मनाया जा रहा है, इसे असमिया नववर्ष कहा जाता है। ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, आज इसका लास्ट डेट है, आज इसका आखिरी दिन है इस उत्सव का, तो इसे आपको अभी जो है याद रखना है। दोस्तों, पोइला बैसाख क्या होता है? ये 15 अप्रैल को जो है प्रारंभ होता है और ये बंगाली समुदाय का खास त्यौहार है। बंगाली नववर्ष की शुरुआत पोइला बैसाख त्यौहार से होती है, इसे भी आपको याद रखना है। बैसाखी से सिख का होता है और यहीं से बिहू जो है असमिया नववर्ष भी माना जाता है। साथियों, अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई एडीआर रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ, जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर वाले बाबा, आजकल तो इनको इनकाउंटर वाले बाबा भी आप कह सकते हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भाई साहब। ठीक है,
शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो जगन मोहन रेड्डी भाई साहब हैं ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 510 करोड़ रुपए इनके पास हैं और ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान और दिमाग में रखना है। पहली वैश्विक बौद्ध बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? अभी हाल ही में ये जो है दिल्ली में बौद्ध बैठक का आयोजन जो है कल से शुरू होना है, ठीक है। तो ये पहली पूछा जा सकता है तो क्योटो जापान में हुई थी, जहाँ पे दुनिया भर के बौद्ध धर्म के समर्थक लोग वहाँ के इकट्ठा होंगे। और भारत लगातार, भारत में से बौद्ध धर्म का विकास हुआ है, भारत से कई धर्मों का विकास हुआ है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और सनातन जो पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, ये भी इसी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से निकला हुआ धर्म है। इसे भी आपको याद रखना है साथियों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह चंद्रमा किसे माना जाता है भाई साहब? अब ये देखिए भाई साहब, सौर मंडल एक जो, जैसे अभी आप जो है क्लास देखने के बाद देखिएगा, आसमान में एक चंद्रमा दिखेगा। अगर ऐसा हो जाए कि इसी आसमान में रात जैसे हो और आपको ऐसे 4-4, 5-5 चंद्रमा दिखे तो भाई साहब दिखेंगे, ये कोई अजूबा नहीं है भाई साहब। बृहस्पति ग्रह के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं, गैनीमीडो, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, ये सब उसी के हैं जो सबसे बड़े वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार के हजारों चंद्रमा उसके पास हैं, लेकिन ये जो गैनीमीडो है, ये गैनीमीड है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता है। पूछ लिया जाए ये है कहाँ पे भाई साहब, तो ये हैं आपके बृहस्पति ग्रह पर स्थित है, जिसके अध्ययन के लिए जो है हमारी स्पेस एजेंसी काम कर रही है। वहाँ पे जो है लॉन्च भी कर दी गई है, उसके बारे में हम बताएंगे। 2035 में वो पहुंचेगा हमारा ये मिशन बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो गैनीमीडो, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, ये चारों एग्जाम में पूछे गए। ये चंद्रमा के नाम है, जो चंद्रमा आप भारत में, चंदा मामा दूर के, ठीक है, मोती लाए चूर के, कैसे है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ओपेक की स्थापना साल 1960 में हुई थी। ये है क्या साथियों? जो तेल उत्पादक देश हैं, ये तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। इसमें टोटल अभी कितने देश हैं? टोटल 13 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आइए उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ओपेक में भी वर्तमान में टोटल देश कितने हैं? तो टोटल देश 13 हो जाएंगे। ओपेक क्या है? जो है तेल वितरक देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं देख लीजिए आप यहाँ पे, कौन कौन से देश हैं बिल्कुल ध्यान से। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैवान, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, अमीरात, वही संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। इसकी मुख्यालय इसका कहाँ है भाई साहब ओपेक का? ये वियना ऑस्ट्रिया में है। मतलब ये जितने तेल वाले देश हैं इनके पास जगह नहीं है इसका हेडक्वार्टर रखने की, और ये हेडक्वार्टर कहाँ रखे हैं? ये वियना ऑस्ट्रिया में रखे हैं भाई साहब। क्या बात है, अरब कंट्रीज, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ओपेक में टोटल 13 देश हैं, ये एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी दिमाग और ध्यान में रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप जानते हैं, हमने आपको बताया था बृहस्पति है, और जिसके पास हजारों चंद्रमा भी है, ठीक है। तो ये बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पशु नियंत्रण नियमावली 2023 लॉन्च की गई है, इसका संबंध किससे है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि देखिए ये आवारा कुत्ते हैं भाई साहब। अभी देखिए दिल्ली में कितने बच्चों, 2-3 बच्चे इसी महीने में इन कुत्तों ने काट के उनको खत्म कर दिया भाई साहब। देश भर में एंटी रेबीज प्रोग्राम चलाए जाने का ये प्रोग्राम है, पशु नियंत्रण नियमावली 2023 जो लॉन्च की गई है। इसमें और क्या क्या होगा? तो इन आवारा कुत्तों का पूरा जो है इलाज होगा। कैसे होगा? देश भर में एंटी रेबीज प्रोग्राम होंगे। नगर निगमों और नगर पंचायतों द्वारा संपादित होने वाला ये प्रोग्राम है कि आप भाई साहब पशु नियंत्रण नियमावली, इसमें आवारा कुत्तों की नसबंदी कराओ, इनका टीकाकरण कराओ, लेकिन इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। क्या पशुओं में हो रहे लंपी रोग क्या रोकथाम ये तो टीकाकरण? तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है। तो मतलब ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन 1, 2, 3 सही है और ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो ये इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ये जो आवारा कुत्ते हैं, इन कुत्तों का इलाज, अब इन कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी, ठीक है। जो है नसबंदी भाई साहब चाइना में या जो है देश की जनता में आप देखिए इंदिरा गांधी जी ने एक बार करवाया था नसबंदी, जबरन पकड़ो, नसबंदी कराओ और 1500-1000 रुपया दे दो कि जाओ बेटा हम जो है कंट्रोल होगा। लेकिन नसबंदी हुई थी किसकी? थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा गांधी के समय में प्रधानमंत्री महोदया जी के कार्यकाल में नसबंदी हिंदुओं की हुई थी, खाली मुसलमानों की हुई थी। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताइएगा, ये बहुत चर्चा का विषय है साथियों। आगे देखिए, हाल ही में जारी हुई विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी वाला देश कौन सा है भाई साहब? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा भारत है। इससे पहले तक जो है चीन था, लेकिन अब चीन कहाँ चला गया? चीन पीछे हो गया और अब हम आ गए हैं आगे, ठीक है भाई साहब। तो हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं आबादी के मामले में। जो आगे देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार जनगणना भी नहीं हुई, फिर कैसे रिपोर्ट आ गई? तो भैया 2011
में जनगणना हुई थी उसके बाद से ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए हैं, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगली जनगणना भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा है जनगणना नहीं हो रही, एग्जाम में कम क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। हाल ही में लिंक्डइन द्वारा जारी भारत में काम करने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची, इसमें भारत की कौन कंपनी पहले स्थान पर है? तो साथियों ये सभी कंपनियां देखिए, टाटा कंसल्टेंसी, अमेजॉन, मार्गरी स्टेनली, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैकबरी ग्रुप। पहले स्थान पे हमारी टाटा वाली है, ठीक है, इसे टाटा को याद रखना है। दूसरे स्थान पर आपकी अमेजॉन वाली आ जाएगी। तीसरे पे भाई साहब आ जाएंगे अंबानी साहब जो है रिलायंस जियो वाले, ठीक है, और मैकबेरी ग्रुप चौथे स्थान पर है। तो ये जो है व्यापार करने के लिहाज से, यहाँ पे काम करने के लिहाज से सबसे अच्छी कंपनी हमारे टाटा भाई साहब की। अगला प्रश्न देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 में चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी, सरकार के कामकाज, अभिव्यक्ति की आजादी और विश्वास, कानून के शासन व व्यक्तिगत अधिकारों का एनालिसिस कर जारी की गई रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर भैया? तो भारत अभी 66वें स्थान पर है, इसे आपको याद रखना है। पूर्ण रूप से मुक्त नहीं भाई साहब हम लोग, आंशिक रूप से आज़ादी है हमारे पास पूर्णतः आज़ादी नहीं है। और पूर्णतः आज़ादी आपको देखना है तो आप जो है फिनलैंड में चले जाइए, या कि फिनलैंड को यूट्यूब में देख लीजिए, वहाँ पूर्णतः आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है, ठीक है। आइए उसके बारे में भी बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है हमारा देश इस फ्रीडम इन द वर्ल्ड रैंकिंग में 66वें स्थान पर। बहुत ज़्यादा आज़ादी, ये जो प्रश्न में हमने आपको बताया है, ये नहीं है, भारत में कभी नहीं थी, ठीक है। 140 करोड़ की आबादी को आखिर में कंट्रोल करने के लिए बाउंडेशन ज़्यादा तो करने पड़ेंगे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 में चुनावी प्रक्रिया के स्वतंत्रता, राजनीतिक बहुलवाद में इसका एनालिसिस कर जारी की गई रिपोर्ट में पूर्णतः मुक्त देश कौन से है? मतलब सब कुछ फ्री, एकदम बेहिसाब से आप नहीं रहेंगे, हिसाब से ही रहेंगे, लेकिन बहुत ही फ्री। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये तीनों देश जो हैं ये पूरी तरह से फ्रीडम है, वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी आप किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड आपको इस पे मिल जाएगा सेकंड रैंक पे, कनाडा मिल जाएगा आपको थर्ड रैंक पे, और उसके बाद तिब्बत, सूडान और सीरिया, यहाँ पे भाई साहब पूरी तरह से बंदी है। मतलब यहाँ आज़ादी एक पैसे की नहीं है, हमारे यहाँ फिर भी 66 नंबर पे आज़ादी है। साथियों अभी आपको हम बताएंगे कि मात्र 750 रुपये वितरण हो रहा था, उसी 750 रुपये वितरण में जो है कम से कम 100 लोग मर गए। उस देश का नाम बताइएगा, आप जो है बिल्कुल याद रखिएगा, जहाँ का 5000 और हमारे यहाँ का 750 रुपये मात्र होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। आपको रुपया अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत कमज़ोर है। उन लोग आपके देश में आना चाहते हैं, उन लोग आपके देश में रहना चाहते हैं, और हम लोगों को लगता है कि नहीं 1 रुपया में हमको जो है अब जो है 4 टॉफ़ी नहीं है, 1 रुपये में समोसा नहीं मिल रहा है। भाई साहब चले जाइए सूडान में 5000 बराबर भारत का जो है 750 रुपये होता है। इसे आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देश कौन सा है साथियों? ये सूडान नहीं था, कोई और देश है, उसको आप थोड़ा सा याद करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2022 में AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? माफ कीजिएगा, बताइए। तो साथियों इसमें हम जो है किस स्थान पर हैं? ये जो सबसे पहले AI देखिए, AI क्या है? AI के फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ रही है, ठीक है। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है साथियों, इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में जो है स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इसे आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर अच्छे से चल रहा है भारत में, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया है साथियों? तो इसको जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, इसे भी जो है ध्यान में रखना, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसी पुरस्कार वितरण में जो है बता रहे हैं लगभग 78 से 50 लोग, ये शायद 14 लोग पहले बता रहे थे, और वहाँ के जो एक नेताजी बता रहे हैं वहाँ पे हजारों लोग मरे, कुछ लोग तो वहाँ मरे, और गर्मी कारण घर जाते जाते बहुत लोग मर गए, ठीक है भाई साहब। तो भूषण पुरस्कार में दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। साथियों आगे देखिए, हाल ही में सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भैया सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया, इसे आपको बिल्कुल याद रखना है। और थाबे महोत्सव बिहार में मनाया गया था, इसे भी आपको याद है कि भूल गए। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जाएगा भैया? तो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि दिल्ली NCR में किया जाएगा, ना तो सिक्किम में होगा, ना तो रायपुर में होगा, ना तो रायपुर से भिलाई में होगा। तो कहाँ होगा? ये आपका जो है दिल्ली NCR में होगा, इसे आपको याद रखना है, दिल्ली NCR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला
अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, हाल ही में केशव महिंद्रा का निधन हो गया, किस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति थे भाई साहब? तो आप जानते हैं केशव महिंद्रा जी उद्योग वाले व्यक्ति थे, इन्हें आपको याद रखना है। दोस्तों नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है भाई साहब? तो ये हेकानी जखालू और सल्लोनुओनु क्रुसु, ये दोनों जो है भाई साहब नागालैंड की पहली महिला विधायक दोनों संयुक्त रूप से माने जाएंगे, क्योंकि अभी वाले चुनाव में जो है ये दोनों एक साथ जीत कर आई हैं। अब देखिए चुनाव आयोग ने पहले रिजल्ट अगर हेकानी जाखालू को दिया है तो उसको मान लेंगे, और ये सल्लोनुओनु क्रुसु का अगर आया होगा तो पहले उनको मान लिया जाएगा, लेकिन आप कॉमन रूप से दोनों को रखिए कि ये दोनों कॉमन मानी जाएंगी, इन्हें आप याद रखना है। हाल ही में बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु जूस जो है मिशन किसने प्रारंभ किया है भैया? तो ये जूस मिशन जो है ये जाक्सा जो है ये जो एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी इसने किया है। इसरो आप जानते हैं इसरो कहाँ की है? इसरो भारत की है। नासा कहाँ की है? अमेरिका की है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है, इसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए भाई साहब 2022 में AI उत्पादों द्वारा सेवाओं की पेशकश करने में इस प्रश्न को आपको देखा, देश की सबसे लंबी झील पूछ लिया जाए कौन सा है भैया? वेम्बनाड झील है, इसे आपको याद रखना है। और असम सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 15,000 देने का वादा किया है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए इंदौर के 5 छात्रों ने तैयार की एंटी स्लिप अलार्म, अति महत्वपूर्ण साथियों, ये इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो एंटी स्लिप अलार्म है, आप यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे दनादन चल रही है, और अगर आपकी आंखें बंद हुई भाई साहब तो अलार्म बज जाएगा, ठीक, आंख बंद होते ही अलार्म बजेगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी रोक दिया या आंख खोल लिया भाई साहब तब तो गाड़ी चलेगी, और नहीं तो गाड़ी में क्या लग जाएगा? BREAK, ठीक है, ब्रेक लग जाएगा। इन्हें आपको याद रखना है, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण जो है सेशंस रहे। ये कुछ पत्रिकाएं अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण जयंती मनाई गई, और ये उनकी पत्रिका थी मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। ये जो है भाई साहब BR अम्बेडकर जी की ये उनकी पत्रिकाएं हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं भीमराव अम्बेडकर जी की। इनकी महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। दोस्तों देखिए यहाँ पे खुद ही कंफ्यूजन में थे जो है कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध की बातों की तरफ या उन्हीं के सिद्धांतों की तरफ हम भारत की जनता को ले जाएं, या कि कार्ल मार्क्स और लेनिन ने, जो आप विश्व के इतिहास हमारे साथ नहीं पढ़े तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए क्लासेस में, वहाँ पे ले जाएं। तो इतनी महत्वपूर्ण जो है वो उन्होंने लिखा था इसको कि बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, ये भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। क्या बताएंगे? भीमराव अंबेडकर जी, ठीक। तो भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी साथियों। ये अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा? और निसंदेह अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा है हमारे साथ तक, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और इसी क्लास से लगभग आप देखिए 100 प्रश्न से ज़्यादा आपने किया है, आपको मिलेंगे कम से कम 5 प्रश्न आज की क्लास से। किसी भी परीक्षा में आप चले जाइए, ठीक है। आपसे मिलते हैं इसके बाद अति महत्वपूर्ण हम रीजनिंग की क्लास लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग में नंबर सिस्टम चल रहा है साथियों, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आएंगे, जरूर देखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।